झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का शौक नहीं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन बोस में। माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आज फाइनली यार हम हाजिर हैं इंटरव्यू के साथ। आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे भैया इंटरव्यू लेकर आओ, इंटरव्यू लेकर आओ। तो फाइनली मेरे साथ है मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड एंजेला सेलेस्टीन, जो कि मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ती हैं। पूरा ओवरऑल हम देखेंगे यार कि इन्हें कैसे स्कोर किया अपनी क्लास 10th में, 12th में, और ओवरऑल कैसे इन्हें इतना अचीव किया अपनी लाइफ में। पूरा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा चालू करते हैं इंटरव्यू को। अगर इस इंटरव्यू की बात करें तो टोटल 4 सेट में ये होगा। सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा बायोडाटा निकलवाएंगे यार इनसे कि 10th में कितने परसेंट आए, 12th में कितने आए, ओवरऑल हम बात करेंगे। उसके बाद सेकंड सेट में यार हम पूरी 12th की इनसे बात करेंगे कि 12th में इन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया, बाकी हम पूरा वो देखेंगे। थर्ड सेट में फिर आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं पढ़ाई रिलेटेड वो पूरा हम इसमें देखेंगे। और फिर फाइनली फोर्थ सेट में हम इनकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। तो ओवरऑल चालू करते हैं इंजला, तो सीधा आप चालू करते हैं इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको एक दो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा पहले सेट 1 में। तो मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका 10th में क्या रिजल्ट था, 12th में क्या रिजल्ट था, फिर कॉलेज के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, आप अभी क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। जी, so I am Angela Celestine in BA first year in St. Aloysius College. In 10th class, my percentage were 96%, which increased by 0.2% in 12th CBSE board with the subjects business, accounts, economics, Hindi and English. And my aim is to join Indian Foreign Service. चलिए बढ़िया बात है। देखिए गाइस, आपको समझ में आ गया होगा यार, बिल्कुल टॉपर को लेकर आए, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, कोई भी क्लास हो, इन्हें हर बार टॉप ही किया है। तो हमें पूरा क्लियर पता चलेगा यार कि टॉपर कैसे बनते हैं। आज हम पूरी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो एंजेला, इससे पहले हम सेट 2 पर आए, क्या क्लास 12th की पूरी बात करें, आपसे एक और क्वेश्चन मेरा है कि आपको इंटरव्यू में आकर कैसा लग रहा है। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इट्स एन ऑनर टू बी इंटरव्यूड बाय सच अ टैलेंटेड पर्सन। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। चलिए ठीक है। तो गाइस, ये तो इनका थोड़ा सा वो है, उदारता है कि इतना तारीफ कर रही है, बाकी इन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, पूरा हम इस पर देखेंगे यार। तो एंजेला, सबसे पहले अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे सेट 2 पर, जहाँ मैं आपसे थोड़ा क्लास 12th के बारे में पूछना चाहूँगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं तो आपने कब और कैसे पढ़ना चालू किया था, ओवरऑल आपने पूरे साल भर कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई, और फिर फाइनल डेज में क्या चेंजेस आपने किए थे अपनी स्ट्रेटेजी में। ओके, तो देखिए, जो मेरा प्रिपरेशन चला है वो स्कूल के पैरेलल ही चला है। अच्छा। क्योंकि जो मेरे अकाउंट जैसे सब्जेक्ट रहे हैं वो उसमें क्या होता है, एक गाइड की जरूरत होती है। तो वो गाइड या तो आप अपने स्कूल टीचर को मान लीजिए या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर को। तो मैंने स्कूल टीचर को ही माना, कोचिंग मैंने नहीं किया। अच्छा। अब देखिए, जैसे जी, तो अकाउंट जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं वो काफी ज्यादा आपका टाइम भी ले लेते हैं, मतलब बहुत ही टाइम ले लेते हैं। तो मैंने मेन मोटिव अपना ये रखा था कि मैं अकाउंट्स को और इकोनॉमिक्स को बैलेंस करके चलूं, और जो बाकी के सब्जेक्ट थे वो मैंने बाद में एग्जाम टाइम पे ही करती थी हमेशा। तो पहले यही है कि स्कूल या फिर कॉलेज कोचिंग सेंटर को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट था यूट्यूब। अब देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम टीचर से नहीं समझ सकते, राइट? तो यूट्यूब बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो पहले भी मैंने कई सारे चैनल, ऐसे नहीं कि आप एक चैनल से स्टिक हो जाइए, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कई सारे चैनल्स को प्रेफर करना तो आप कई सारे चैनल्स को भी देख सकते हैं। तो यूट्यूब सेकंड काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। थर्ड में बात करूँ तो टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। अब टेस्ट भी जो है उसका एक मोटिव नहीं रहता कि आपने कितना पढ़ा है उतना, बस मतलब आंक लेना, उतना नहीं होता। टेस्ट से काफी सारी चीजें आप खुद के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं टेस्ट में तो मतलब आप अच्छे से हो जाएगा आपसे बाद में भी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, बट स्टिल आप पे कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। और नेक्स्ट कहता है कि आप टाइम मैनेज अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप खुद को देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक होती है। इनफैक्ट जो हमारे टेस्ट होते थे, काफी सारे टेस्ट होते थे, क्लास टेस्ट और सारे, और मैंने सारे ही दिए थे। अब जो हमको कॉपी जो है वो मिल जाती थी स्कूल से टेस्ट के बाद, तो मैं हर एक सेंटेंस को रीड करके उसमें देखती थी कि क्या उसको और बेटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेस्ट को एक अपॉर्चुनिटी मानिए। प्री बोर्ड अलग से मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि अभी प्री बोर्ड जो रहता है वो बाकी टेस्ट से काफी डिफरेंट होता है। प्री बोर्ड आपको 3 आवर्स में ही देना है और पूरा आपको जो सिलेबस है वो सारा कुछ आना है। तो काफी कुछ जो रहता है वो बोर्ड से इंस्पायर्ड रहता है या फिर इन्फ्लुएंस रहता है।
तो इसलिए अगर आप प्री बोर्ड भी देंगे तो भी आपका काफी कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब ये भी रहता है कि प्री बोर्ड दे तो कितने दे, क्योंकि कोई स्कूल में काफी ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट मेरे स्कूल में 3 प्री बोर्ड हो गए थे जी, तो मुझे 2 सही लगे तो मैंने 2 दी अच्छे से। अभी जो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बोला कि स्कूल जाना है, तो स्कूल क्लासेस कब तक अटेंड करनी है, तो मैंने स्कूल क्लासेस तब तक अटेंड करी जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, क्योंकि उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता है। और अगर आप जी कोचिंग सेंटर अगर आप कर रहे हैं तो उसका मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप कंप्लीटली स्कूल पे डिपेंडेंट है तो सिर्फ तब तक अटेंड करिए जब तक आपका सिलेबस एंड ना हो जाए। बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पर गाइस कितने सारे आंसर हमको मिल गए। सबसे पहला कोचिंग की पूरी बात हो गई है। भाई कोचिंग ना जाना या जाना वो आपके ऊपर रहता है, लेकिन आपको पहले समझना चाहिए कि कोचिंग आपके लिए ज़रूरी है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है सब टाइम वेस्ट कर रहे हो। साथ ही स्कूल का हमें क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं आखिरी समय में भी स्कूल जा रहे हैं, भले ही स्कूल में कुछ पढ़ाई हो रही हो चाहे ना हो रही हो, तो आपको पूरा वो भी देखना चाहिए। फिर बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि भैया मैं प्री बोर्ड दूं कि ना दूं। देखिए आपको फिर से आंसर मिल गया है कि टेस्ट अपने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक लिमिट तक आपको अपने टेस्ट जरूर देना चाहिए, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को पूरा चेक करना चाहिए। और फिर जैसा इन्हें पूरा बताया कि अपने एक एक आंसर की लाइन भी ये देखती थी उसमें क्या गलती है। सबसे अच्छी चीज़ यही होती है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो फिर आपको सब देखना चाहिए कि यार मुझसे क्या गलती हुई, क्या गलती मुझसे नहीं हुई, पूरा आप उसमें चेक करोगे तो आप आगे बढ़ो। तो एंजेला मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है यार कि कभी आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि आपके 10th और 12th में इतने अच्छे परसेंट आ जाएंगे? जैसे हर बच्चे का कोई ना कोई ऐसा ड्रीम होता है कि यार बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, लेकिन आपका क्या, मुझे क्वेश्चन ये कि आपको पहले से पता था कि यार मैं नहीं कुछ ना कुछ करके इतना तो स्कोर कर ही लूंगी, मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा इतनी रहेंगी, या वो अपने समय के साथ फिर हुआ? देखिए एक्सपेक्टेशन का ऐसा है कि मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि एग्जैक्टली कितने परसेंट आएंगे। एक रेंज सेट कर लेती हूँ कि 90 प्लस लाने हैं और उसमें आ जाते थे, कॉन्फिडेंस भी रहता है। लेकिन 2 चीजें थी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। उसमें से फर्स्ट ये था कि अकाउंट में 95 मार्क्स आ गए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे, बिकॉज मेरा जो अकाउंट का पेपर था वो थोड़ा सा बिगड़ गया था, उसमें टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। बाकी जो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के मार्क्स थे वो 97 थे, तो वो फिर भी एक्सपेक्टेड थे। बाकी बिजनेस और हिंदी में मेरे 96 थे, प्रीटी फेयर। तो जो दूसरा एक्सपेक्टेशन नहीं था बिल्कुल भी, वो ये था कि जो हमारा केबी होता है ना वो काफी सारे रीजन्स में डिवाइडेड होता है। तो मेरा जबलपुर रीजन था और हर एक रीजन में एटलीस्ट 30 प्लस स्कूल्स होते। तो जबलपुर रीजन जो मेरा था उसमें भी मैंने टॉप किया था, मतलब सिर्फ जबलपुर के केबीज के अलावा जबलपुर रीजन में भी टॉप किया था। तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो बस ये 2 चीजें थी, एक तो अकाउंट्स वाला और एक केबी। एंजेला मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन है यार कि जैसे हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई अच्छे लाइफ लेसन जरूर सीखता है। खासकर अगर हम क्लास 10th की बात करते हैं, 12th की बात करते हैं, तो ये हम अलग पूरी एक लाइफ जीते हैं, मेहनत करते हैं, सब करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने क्या लाइफ लेसन सीखे अपनी लाइफ में, कोई चीजें आपको सीखने मिली हो क्लास 10th में और क्लास 12th में? ओके राइट। तो देखिए क्लास 12th का तो बात चल ही रहा है, वो आगे भी हम बात करेंगे जी। क्लास 10th में मैं फोकस करना चाहती हूँ। तो क्लास 10th में ऐसा हुआ था कि जैसे कोई भी बोर्ड रिजल्ट होता है तो उस टाइम पे काफी एक्साइटमेंट होता है सबको और थोड़ा सा डर भी लगता है, बट एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। तो मुझे भी एक्साइटमेंट थी। फिर हम गए एमपी ऑनलाइन से, मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी और हमने रिजल्ट ओपन किया। तो मेरा जो साइंस में मार्क्स था वो 45 मार्क्स आए थे और जो ओवरऑल परसेंट थे वो 94 थे। तो परसेंट तो ठीक थे, बट फिर भी एक सब्जेक्ट में तो कम आ गए थे 45। तो फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि 45 तो आ ही नहीं सकते, तो कुछ मिस्टेक हुआ। तो बट फिर भी उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो बाद में फिर जब रीचेकिंग और रिटोटलिंग के लिए अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट जुलाई में आया। अच्छा। लेकिन तब तक रिजल्ट आने से लेके जुलाई तक के बीच में काफी कुछ हो गया। हाँ। हमारे सेशन स्टार्ट हुए न्यू। तो जब हम वापस स्कूल जाने लगे तब फिर वही सब टीचर्स को देखना, फ्रेंड्स को देखना, तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि इन लोगों ने ही कितना एक्सपेक्ट किया था और उतना नहीं आ पाया। तो मुझे इतना नहीं कंफर्टेबल लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी स्कूल चेंज कर लेते। तो फिर एक रिफ्रेशमेंट मुझे चाहिए था, मतलब वही एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती थी मैं। तो केबी के लिए अप्लाई किया और फिर केबी में एडमिशन भी हो गया। अच्छा। तो अभी
केवी में एडमिशन लेने का जो डिसीजन वो काफी टफ था और काफी बेस्ट भी था मेरा डिसीजन। तो वही है कि केवी में एडमिशन लेना वाज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजन, और काफी मतलब काफी डेवलपमेंट हुआ है। इनफैक्ट जो स्प्रिंग डे था वो भी, स्प्रिंग डे वाज माय प्रीवियस, अच्छा वो भी काफी अच्छा था। इन नो सेंस इट वाज लोअर देन केवी, बट देन ऑल्सो जो केवी रहता है उसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, काफी ज्यादा जी। तो काफी थैंकफुल हूँ मैं उसके। तो वही है कि 10th रिजल्ट अगर मेरा बिगड़ता नहीं तो मैं केवी में एडमिशन नहीं लेती, और जितना भी मुझमें चेंजेस आया वो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इस पूरे 10th रिजल्ट से मैंने ये सीखा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जी, उस टाइम पे आपको नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में इट ऑल मेक सेंस। बिल्कुल सही। और एक और मुझे कोट, जी, तो एक कोट मुझे इससे एक ध्यान आता है कि sometimes it takes a wrong turn to get you to the right place। मतलब एक गलत रास्ता कभी कभी बहुत जरूरी होता है आपको सही रास्ते पर लाने के लिए। बहुत सही बात आपने बोली है, बिल्कुल मैं भी इसमें बिल्कुल आपका अग्री करूंगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब तक मैं नर्सरी से 10th तक एक दूसरे स्कूल में था, फिर एकदम से अंदर से मन हुआ कि यार अब स्कूल चेंज कर लेते हैं। स्कूल चेंज करने का ये रीजन कुछ बिल्कुल भी नहीं था कि अब पुराना स्कूल अच्छा नहीं था या कुछ ऐसा, बिल्कुल भी रीजन नहीं था। लेकिन कई बार ना अंदर से ऐसा लगता है कि यार अब पूरा अपना एटमॉस्फेयर चेंज करने का सही समय आ चुका है, अब लोगों से अलग लोगों से मिलना पड़ेगा, अलग चीजें सीखना पड़ेंगी। और मैं भी अपनी लाइफ का एक बहुत बेस्ट डिसीजन मानता हूँ कि मैंने 11th 12th एक दूसरे स्कूल से दिया। वहाँ पर नई नई चीजें सीखने को मिली, नए नए लोग मिले, ओवरऑल एक अच्छी चीज होती है। तो मैं बहुत सारे लोगों को यही बोलना चाहूंगा, सिर्फ स्कूल में नहीं, कई बार लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा होता है यार कि हमको अंदर से फीलिंग आने लगती है कि अब ये सही समय अपना एटमॉस्फेयर चेंज करने का। तो वहाँ पर बिल्कुल हमें कर लेना चाहिए। एक थोड़े दिन बुरा लगता है, लेकिन ओवरऑल हर चीज सही होती है। जैसा इन्होंने कहा कि हर चीज जो होती है कहीं ना कहीं कुछ सही चीज के लिए होती है, तो ओवरऑल इस पर बिल्कुल हमें ध्यान देते रहना चाहिए। तो एंजेला, इसी के साथ मैं आपसे 4th क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यार कोई भी बच्चा हो उसको कोई ना कोई चीज़ों से परेशानी होती है और कोई ना कोई चीज़ों से हेल्प करती है। जैसे बच्चों का कहना होता है कि भाई मुझे इस चीज़ के से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, या ये चीज़ मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, परेशान कर रही है। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको हेल्प करती हैं। जैसे कई बच्चे बोल देते हैं मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो मुझे उससे हेल्प मिलती है, ओवरऑल ऐसी बातें होती है। तो मुझे आपसे जानना है कि 12th में ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प करी 12th में? तो देखिए, जो परेशान चीजें कर रही थी वो भी स्कूल का ही कुछ था रिलेशन से। एक्चुअली केवी का जो वर्किंग सिस्टम है वो काफी डिफरेंट हो जाता है कोई भी प्राइवेट स्कूल से। तो उसमें टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा भेजा जाता है, जिससे कि बच्चों पर अल्टीमेटली इफेक्ट आता है, क्योंकि उतने टाइम तक पढ़ाई बंद हो जाती है कम्प्लीटली। तो ऐसे हमारे साथ भी हुआ था। इनफैक्ट लकीली ये इंग्लिश में हुआ था, मेन सब्जेक्ट में नहीं हुआ था, उतना प्रॉब्लम नहीं गया हमको। तो यही एक रीजन है कि केवी में काफी ज्यादा टीचर्स को इनफैक्ट ओवरलोड भी कर देते हैं। तो एक मेरा ये भी रिक्वेस्ट है, जितने भी अगर कोई हायर अथॉरिटी के लोग तक मेरा फॉर्चुनेटली वीडियो अगर पहुंचेगा कभी, तो ये है कि किसी भी इंसान को ओवर बर्डन नहीं कर, क्योंकि उससे काफी ज्यादा हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ता है। सही बात है। तो हाँ, ये एक चीज था। नेक्स्ट ये चीज था कि हेल्थ इश्यू मुझे हो गया था काफी ज्यादा, मुझे डेंगू हो गया था। तो उतने टाइम तक पढ़ाई बंद था, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड आल्सो। तो तब तक तो ठीक है, जब तक हॉस्पिटल में पढ़े ठीक है, कुछ नहीं पता बाहर का। लेकिन जब आप कम बैक करते हो वो बहुत ही आपका एक डिफिकल्ट फेज जाता है, क्योंकि उस टाइम तक आपको लगता है कि आप एक कंफर्ट जोन में आते हो, भले ही बीमारी है लेकिन फिर भी कंफर्ट जोन में रहते हो। फिर जब कम बैक करना होता है तो मन नहीं करता कि वापस फिर से स्कूल जाओ, इतनी मेहनत करो, फिर इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाओ। तो वैसे मेरे साथ भी होता, मेरा मन ही खत्म हो गया था। बिल्कुल सही बोल रही हैं। लेकिन फिर अल्टीमेटली जाना पड़ता है। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम में गए आफ्टर माय इलनेस, तो फिर देखा कि बस मैं रुकी हुई थी, बाकी सब तो आगे बढ़ चुके होते हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। आगे बढ़ चुके होते। तो फिर देखा कि इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो ऐसे थक के तो नहीं बैठ सकते, हार नहीं मान सकते। तो फिर से स्टार्ट किया सब कुछ, और बल्कि डबल मुझे मेहनत करना पड़ा, क्योंकि उतना दिन पीछे भी हो गई थी मैं बाकी बच्चों। सही बात है। तो वही था, उसमें टीचर्स ने काफी हेल्प किया। वही हेल्पिंग वाला पोर्शन मैं आपको बता दी कैसे हेल्प हुआ। तो टीचर्स, 1 सेकेंड, एम आई क्लियर? हाँ, आपकी वॉइस आ रही है। राइट, ओके। तो वही टीचर्स ने काफी हेल्प किया, फिर यूट्यूब से भी काफी हेल्प मिला, और बाकी खुद मेहनत काफी किया।
बिल्कुल सही बोल रहे और हैं आप। हाँ, एक और चीज है जी, तो एक और चीज है कि फ्रेंड सर्कल वाली जो आपने बात कही थी, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होना काफी जरूरी है। मेरा फ्रेंड सर्कल था भी और बाद में खत्म भी हो गया था, तो वही है, खुद पर रिलाई किया मैंने काफी ज्यादा। ओवरऑल ये हुआ, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। आपकी वो इलनेस वाले से मैं बहुत रिलेट करूंगा। जब मैं 9th में था उस समय मैं भी बीमार पड़ गया था और अप्रोक्स में 7-8 मंथ स्कूल ही नहीं गया था। जब आप इतने लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जाते हो, आप पूरी एक सोसाइटी से कट हो जाते हो, तो उसके बाद आपको एकदम ऐसा लगता है कि आप बहुत पीछे छूट चुके हो, क्योंकि सब आगे निकल चुके होते हैं, उनकी लाइफ एकदम आगे चल रही होती है और आपको पीछे से आगे बढ़ना पड़ता है। उस समय एक ही सहारा होता है कि अच्छे लोगों के साथ आपको रहना पड़ता है जो आपको सपोर्ट करें, और आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है। आप वहाँ पर हार मानकर बैठ नहीं सकते। जैसे एंजिला से आप ये सीख सकते हैं, बिल्कुल जैसे इन्हें बोला कि भाई ये पीछे हो गई थी तो इन्हें मेहनत करी और ये आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है कि बैठ गई कि यार अब मैं पीछे हो गई हूँ, अब मैं बीमार पड़ गई थी, मैं क्या कर सकती थी, पर ऐसा नहीं है। अगर लाइफ में कभी ब्रेक लगता है तो आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के सबको वापस वहाँ पर पहुंचना पड़ता है सबको। ओवरऑल इसने किया। तो एंजिला बहुत अच्छा आपका ये आंसर था। अब सीधे चलते यार क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेट नंबर 2 का। अब जैसा कि आपका कॉमर्स सब्जेक्ट था, लेकिन आपका कॉमर्स पूरी आपकी स्ट्रीम थी, उसमें से एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है जो भाई हमारा भी है, और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इकोनॉमिक्स की टिप्स दीजिए। आप दोनों बुक के बारे में बताइए, इंडियन हो गया, मैक्रो हो गया, साथ साथ थोड़ा न्यूमेरिकल का बताइए, और आप पूरा बताइए कि बच्चों का मेन प्रॉब्लम होता है कि इकोनॉमिक्स कर तो लेते हैं लेकिन बाद में भूलने लगते हैं। तो ओवरऑल कैसे इकोनॉमिक्स में एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है, स्टार्टिंग की भी टिप्स बताइए और फाइनल डेज का भी मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी है कि बुक आपकी सही हो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 2-3 बुक से पढ़ने लग जाते हैं, और ये भी कंफ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी से पढ़े या जो भी बुक को रेफरेंस बुक ले रहे हैं उससे। तो सबसे पहले आप राइट बुक को सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वीके ओरी से आप पढ़िए, दोनों के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी। अब ऐसा है कि कुछ लोग एनसीईआरटी भी पढ़ना प्रेफर करते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग डेज में पूरा आप जो है वीके ओरी पर रिलाई कीजिए। मतलब जो आपकी प्राइमरी बुक होनी चाहिए वो वीके ओरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। जैसे एक चैप्टर आपने जैसे ही खत्म हुआ वीके ओरी का, तो ऐसे ही रीड कर लिया बस एनसीईआरटी, सिर्फ रीडिंग के लिए। क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए इम्पोर्टेंट है, कुछ चीजें ऐसी होती है ऑब्जेक्टिव्स के लेवल जो वीके ओरी पे एकदम कंप्लीटली नहीं होती है, मतलब गायब भी हो जाती है। ऐसे मुझे एक चीज बस रिकॉल हो रहा है, ब्रंटलैंड कमीशन कुछ था जिसका कोई जिक्र ही नहीं था वीके ओरी में, लेकिन वो एनसीईआरटी में था और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी था ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसलिए आपको राइट बुक जरूरी है, जो कि वीके ओरी ही मैं आपको प्रेफरेंस मतलब आपको प्रेफर करने के लिए बोलूंगी। अब नेक्स्ट ये है कि वही है, आपको टेस्ट अच्छे से देना है सारे, क्योंकि टेस्ट से वही जो भी पहले मैंने रिपीट किया था, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो आपका ये वाला प्रॉब्लम है कि आप भूल जाते, तो वही टेस्ट से आपका चेक हो जाएगा आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। अब नेक्स्ट ये है कि जब आप पढ़ाई करते तो कोई भी चैप्टर में आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ होते हैं, लर्न करने के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी। जैसे साइड हेडिंग्स तो एटलीस्ट आपको याद करनी होगी, बाकी तो कंटेंट है वो कभी भी मग अप मत कीजिए। सबसे गलत बात होता है कि आप किसी भी चीज को मग अप कर ले रहे हैं, तो आप भले साइड हेडिंग्स को याद कर लीजिए, लेकिन जो कंटेंट है वो समझ के अपने वर्ड में ही लिखिए। अब साइड हेडिंग्स को भी कितना याद करेंगे, हर चैप्टर में इतने सारे होते हैं जी। तो आप उसके लिए बहुत सारे होते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि निमोनिक्स का यूज कीजिए। जैसे अगर मैं एक चैप्टर से रिलेट करके बोलूं कि प्लानिंग वाला एक चैप्टर होता है हमारे में, तो अभी उस प्लानिंग के फेलियर अगर है तो 4-5 दिए वीके ओरी में, तो उसके निमोनिक्स मैंने जो बनाया था वो था IASHU। तो IAS से मैं रिलेट कर पा रही थी क्योंकि वो यूपीएससी से रिलेटेड है। और स्टार्टिंग में आप जब भी निमोनिक्स बनाएंगे, वो निमोनिक्स ऐसे ही रैंडमली नहीं होने चाहिए कि कुछ भी इनिशियल लेटर्स दे दिए और उसके निमोनिक्स बना रहे, नहीं। वो आपके लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए कहीं ना कहीं। अगर किसी का मतलब किसी के डैड IPS है तो IAS की जगह आप उसको IPS कर सकते हैं। मतलब बस ये है कि आपसे रिलेटेड याद होना चाहिए। आप निमोनिक ही अगर भूल जाएंगे तो आंसर तो भूल ही जाएंगे फिर जी। तो फिर नेक्स्ट ये है कि अब आंसर राइटिंग जो होता है, सारे ही लोग सेम आंसर से ऑलमोस्ट लिखते, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, जिन्होंने रटा है वो भी वही लिखेंगे। अगर आपने अपने वर्ड्स में लिखा है तो भी अल्टीमेटली आप वही लिखेंगे। इससे आपको जो डिफरेंशिएट करता है वो आपका प्रेजेंटेशन होता है। तो कोई भी आंसर में अगर आपको लग रहा है कि आप फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं तो वो आप इंक्लूड कीजिए, लेकिन टाइम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आपके पास टाइम है तो ही आप फ्लो चार्ट बनाएंगे।
नेक्स्ट है सैम्पल पेपर्स। अब सैम्पल पेपर्स भी वो ऑब्वियस है कि आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, आपके ऊपर है आपको कितने करने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना, 4-5 मैक्सिमम होते हैं। और सैम्पल पेपर से भी ज्यादा प्रेफरेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देती हूँ। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो एक्चुअली में आए होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हमको पता होता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, वो रियलिटी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उस टाइप से आपको उस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है। तो ये था क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे, अभी मुझे इतना ही रिकॉल हो रहा है। हाँ, तो नहीं, ठीक है इस ना। तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। मेनली ये है कि आपको बुक आपका सही होना चाहिए। संदीप गर्ग भी आई थिंक एक बुक, संदीप गर्ग पढ़ जाइए, बस एक वीक्योरी। गाइस देखिए आज बिल्कुल मतलब ये एक प्रूफ हो रहा है यहाँ पर। उससे पहले आपको बता देता हूँ भाई, इंटरव्यू कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप आंसर देखिए। मैं कई वीडियो में मैंने वीक्योरी लोगों को बोला कि इकोनॉमिक्स की आप वीक्योरी से पढ़िए, तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि भैया आप एक टॉपर हो, आप कुछ और बताते हो, लेकिन बाकी टॉपर कुछ और बताते हैं, बाकी लोग कुछ और बताते हैं। आज आपके सामने मैं एक और टॉपर लेकर आया हूँ और ये तो सीधे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। आप इन्हीं से सुन लीजिए, ये भी वीक्योरी की तारीफ कर रही है, जबकि मैंने इनसे ना कभी कुछ बात हुई हमारी इस टॉपिक पर, ना कभी कुछ हुआ, लेकिन ये भी वीक्योरी बता रही है। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा यार मैं बार बार वीक्योरी आप लोग को क्यों बोलता हूँ। तो ओवरऑल ये पूरी चीज़ें आती है, जैसा उन्होंने बताया वो सेम पूरा हो जाता है। उससे इन्होंने कितनी एक अच्छी चीज़ बोली, सीधा सीधा भाई आपका डाउट क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको रटना पड़ता है, इन्हें सीधे बोल दिया रटना एक बहुत गलत चीज़ होती है। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ बोर्ड में आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बुक लेके बैठ जाएंगे और बस आंसर रटना चालू कर देते हैं, 3-3 4-4 बार एक आंसर पढ़ रहे हैं, जबकि बोर्ड में आपको पूरा मन से लिखना है। और उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ बोली, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे कोई रटने वाला बच्चा हो चाहे आप हो, आप लोग का आंसर सेम ही होना है। बस आपके वर्ड्स अलग हो सकते हैं, आपका आंसर लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपका आंसर तो एक कहीं ना कहीं वही होगा जो पूछा जा रहा है। तो आपको ऐसा करना है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंदिरा बहुत ही अच्छा आंसर आप दे रही हैं, बहुत बच्चों को इससे हेल्प मिलने वाली है। इसका सीधे अब हम आते हैं हमारे सेट नंबर 3 पर, जहाँ पर मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मन में रहते हैं, खासकर उनका रहता है कि टॉपर से इसके आंसर पता चले। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि क्या टॉपर बनने के लिए 7 से 9-10 घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है? क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी, 12th में पूरा मोबाइल आपको एक कोने में फेंकना पड़ेगा और आपको सिर्फ 12-12 घंटे सुबह उठो पढ़ो शाम को पढ़ो, तो दिन भर आपको पढ़ता रहना है। तो क्या आपका इस पर क्या कहना है? ओके, तो देखिए हाँ ये काफी लोग ने मुझसे भी पूछा है। तो पहले आपको एक बात दिमाग से निकाल लीजिए कि टॉपर बनने के लिए पढ़ना है। देखिए सबका अलग थ्योरी हो सकता है, सबका अलग टेक हो सकता है इस टॉपिक में। जो मैं बता रही हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू है। तो देखिए अभी आपको टॉपर अगर आप बनने के लिए पढ़ेंगे तो टॉपर कोई भी बन सकता है सही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि एक टॉपर जो है वो नॉलेजेबल भी हो। मतलब दोनों चीजें अलग है। आप ऐसा नहीं मान सकते कि एक टॉपर है तो उसको हर तरीके का नॉलेज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो नॉलेज होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग अ टॉपर। तो अब मैं टॉपर के लिए पहले बता देती हूँ। अगर आपको टॉपर बनना है तो इनिशियल डेज में आप सिर्फ 1 या 2 आवर्स मैक्सिमम देंगे तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम पास आने लग जाते हैं तब आप उस टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका 5 आवर्स ही होगा या ज्यादा से ज्यादा 5.5 आवर्स। लेकिन ये टॉपर बनने के लिए, जिसको मैं प्रेफर नहीं करती। अब मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जब आप नॉलेज को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो टॉपर बहुत छोटी सी चीज हो जाती है, लेकिन अगर आप टॉपर है तो नॉलेज आपका इतना नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप नॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो टॉपर बनना बहुत ही मामूली सी बात हो जाएगी। अब अगर आप नॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो फिर कैसे पढ़े, क्या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बुक्स में घुसना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट अपने आप से लिया है, आपका चॉइस है, आपको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, जहां तक मैं मानती हूँ। तो आपको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया होगा ह्यूमैनिटीज लेने के, आपको खुद का चॉइस रहा होगा। तो इसलिए आपको जब तक मन करे तब तक आप पढ़िए, लेकिन ये होगा इनिशियल डेज में जितना भी आपको पढ़ने का मन है। लेकिन आपको हॉबी का भी ध्यान में रखना है, आपको टाइम लिमिट रखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ना है, 4 घंटे ही पढ़ना है, आवर्स देख के मत पढ़िए स्टार्टिंग डेज में। और फिर जब एंड डेज आएगा तो ऑब्वियसली आपको नॉलेज के पीछे नहीं भागना, आपको एग्जाम भी आपको क्लियर करना है। तो फिर वो वाला टॉपर वाला स्ट्रैटेजी आ जाएगा, स्मार्ट वर्क जिसे हम कह देते हैं। तो इनिशियल डेज में मैं अगर समराइज करूँ तो आपको इनिशियल डेज में हार्ड वर्क करना है और एग्जाम टाइम पे स्मार्ट वर्क करना है। बिल्कुल।
देखिए गाइस, कितनी एक सिंपल वे में कितनी डीप बात बोली। आप भी ये समझिए कि आपको कभी भी टॉपर बनने के लिए नहीं पढ़ना है यार। आप सिंपल होने कितनी चीज बोलिए कि टॉपर का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान नॉलेजेबल भी हो गया। एक कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नॉलेजेबल है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उसको टॉपर ही कहलाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ये चीज नहीं होती है। आपको स्टार्टिंग में हमेशा इसलिए पढ़ना है कि भाई मुझे अपना नॉलेज गेन करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। ये एक एग्जाम हो गया, ये रिजल्ट हो गया, एक छोटी सी लाइफ का पार्ट होता है। और आप देखिए क्या होता है, जब तक हम कोई चीज को अचीव नहीं करते ना, जब तक वो चीज हमको बहुत बड़ी लगती है। फिर जब तक आप कभी टॉपर नहीं बने तो आपको ऐसा लगेगा यार टॉपर बन लेंगे तो जिंदगी पूरी सक्सेसफुल हो जाएगी, उसका तो कुछ है नहीं। लेकिन जब आप एक बार टॉपर बन जाते हो ना तो आपको रियलिटी सामने आ जाती है कि भाई रियलिटी में कोई 12th भी अगर होगा तो एक लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन लाइफ का सब कुछ नहीं है। अगर 12th ही बिगड़ गया तो बिल्कुल लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और कभी भी मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, किसी को उसके मार्क्स से जज नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई दिन ऐसा तो बहुत कम परसेंट लेकर आया होगा लेकिन उससे ज्यादा विद्वान इस समय कोई नहीं होगा। नॉलेज को कभी भी आप पढ़ाई से मत कीजिए, जितने से सिलेबस से आप किसी का पूरा लाइफ नहीं समझ सकते हैं। तो ओवरऑल ये आता है। बहुत ही अच्छा आपका आंसर था। इसका मेरा सेकंड आपसे क्वेश्चन यार, बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के बच्चों को इस चीज से प्रॉब्लम है। उनसे बोल दिया जाता है कि तुम गधे हो, तुमने ह्यूमैनिटीज ले लिया, ह्यूमैनिटीज तो वीक लोगों का सब्जेक्ट है। तो आप एक कॉमर्स की हो, उसके बाद आपने कॉलेज में बीए किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका क्या इस पर स्टैंड है कि क्या सही में ह्यूमैनिटीज वीक लोगों का सब्जेक्ट है? देखिए, ह्यूमैनिटीज वीक लोग का सब्जेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं इस चीज से एक्सेप्ट कर लूँ कि ह्यूमैनिटीज वीक लोग का सब्जेक्ट है तो मैं ये भी बोलूंगी कि मैं भी वीक हूँ। और बहुत से टॉपर्स जो है वो ह्यूमैनिटीज पे जंप कर जाते हैं कॉलेज में, तो वो भी वीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोग बेवकूफ नहीं है कि रिस्क लेते हैं। सभी को पता है कि अगर हम ह्यूमैनिटीज ले रहे तो एक रिस्क ले रहे, एक्सेप्टेड। इसका भी रीजन है क्योंकि अब हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की ज्यादा डिमांड है। तो ऑब्वियसली साइंस सब्जेक्ट की और उनके स्टूडेंट्स की डिमांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज। तो आप रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क ले रहे हैं तो गलत रिस्क ले रहे हैं। जितना रिस्क होगा उतना प्रॉफिट भी होता है, ये हम कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो जी, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ह्यूमैनिटीज 20 लोग का सब्जेक्ट है, बल्कि मेरा तो काफी अलग ही टेक है इस चीज में। क्योंकि मैं ये मानती हूँ जो भी ह्यूमैनिटीज लेते हैं वो लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं। वो लोग अपने इंटरेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना कि भेड़ चाल जो होता है ना कि सिर्फ मैथ साइंस है तो मैथ साइंस में चलो, तो वो नहीं उन लोग करते। तो उनका अलग ही एक एक टेक होता है हर चीज में। तो इसलिए उन लोग बिल्कुल वीक तो हो ही नहीं सकते। और अब उन लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, ये पूरे हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होते हैं, उन लोग रेवोल्यूशन के बारे में और काफी कुछ चीजें उन लोग ऐसे पढ़ते हैं जो कि एक साइंस वाला बच्चा या कॉमर्स वाला बच्चा नहीं पढ़ता। तो उन लोगों में आइडियाज भी बहुत ज्यादा होते हैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स। तो उनमें एक पावर होती है कि वो एक रेवोल्यूशन भी ला सकते हैं। लेकिन वही बात है कि एक डेडिकेशन होना चाहिए। और जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ ले, बस ऐसे ही नहीं कि ले लिया तो पढ़ लिया, ऐसे नहीं। उस चीज को आपको एनालाइज करना है जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो अगर हिस्ट्री में कोई भी आपने अगर रेवोल्यूशन पढ़ा है तो उससे आपको सीख भी लेनी है। तो इसी तरह से ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आप खुद ही बोलोगे कि ह्यूमैनिटीज 20 लोग का सब्जेक्ट है तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जो बोलते हैं, तो उनको बोलने दीजिए। आपको उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको ये समझना है कि आप मतलब डीप मीनिंग क्या है आपके सब्जेक्ट का, और अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अभी इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज को बढ़ा चढ़ा कर बोले और दूसरे सब्जेक्ट को ऐसे बोले कि मतलब काम के नहीं है, बस ऐसी बेकार है। ऐसा नहीं करना है। सबकी अपनी अपनी डिमांड है, सबकी अपने अपने वैल्यू है। बिल्कुल सही बात। एक लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि अब जो भी लीडर्स होते हैं हमारे कंट्री के, जो भी IAS IPS ऑफिसर्स है, उन लोग क्या पढ़ते हैं? यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। तो मतलब कुछ तो है ना ये सब्जेक्ट में जो लीडर्स बनाने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लोग। तो इसी बात से आप समझ लीजिए, इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ वीक स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात आपने बोली, बिल्कुल सही यहाँ पर बात सामने आई है। तो गाइस बिल्कुल देखिए, सबसे पहली चीज क्लियर होती है, ह्यूमैनिटीज वीक लोगों का सब्जेक्ट नहीं है। साथ साथ ये भी समझिए कि भाई लोग तो बोलेंगे, अगर पहले से लोग वीक बोल रहे हैं तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि सब 10 लोगों ने वीक बोल दिया तो हम भी इसको वीक समझने लगे। लेकिन एक और चीज मैं आपको बोल दूंगा, जैसे इनने बिल्कुल सही कहा, कि ऐसा नहीं है कि अब ह्यूमैनिटीज वीक नहीं है तो ह्यूमैनिटीज एकदम पीक पर हो गया है कि भाई ह्यूमैनिटीज के ऊपर कुछ है भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जब से अब ह्यूमैनिटीज का क्रेज मार्केट में आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बिना सोचे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। अरे ह्यूमैनिटीज ले लो, आजकल बहुत चल रहा है। लेकिन आपको ह्यूमैनिटीज का भी पूरा देखना पड़ेगा, यहाँ रिस्क ज्यादा होती है थोड़ी सी। तो अगर आप वो रिस्क के लिए पहले देखो कि आप तैयार हो कि नहीं, और अगर आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया तो अभी से आप उसके लिए प्रिपरेशन करना चालू करो। तो ओवरऑल कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हो, आप मैथ्स साइंस ले रहे हो, आप बायो में कुछ ले रहे हो, या फिर आप कॉमर्स ह्यूमैनिटीज कुछ भी लो,
पूरा उसके बारे में पहले आप रिसर्च करो भाई, इस सब्जेक्ट के बारे में जानो, बिल्कुल डीप स्टडी करो, वहाँ के रिस्क फैक्टर देखो और सबके लिए काम करो। और ओवरऑल सब सब्जेक्ट को इक्वल ट्रीट करो, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। मैथ्स साइंस के अलग प्रॉफिट्स होते हैं, हमारी ह्यूमैनिटीज के अलग होते हैं। तो ओवरऑल ऐसा आता है। इसके बाद एंजेला, आपसे मेरा थर्ड क्वेश्चन है यार कि बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है डिस्ट्रैक्शन। कोई भी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन हो, वो बोलते हैं कि बस पढ़ाई करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मन और कहीं जाने लगता है। तो आप इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचती थी? देखिए, आपको पहले समझना हो कि डिस्ट्रैक्शन है आपको। अगर आप ऐसे मान लेंगे कि नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं, रीजन देने लग जाते हैं हम जी जी जी। कि ऐसा नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज आपका डिस्ट्रैक्शन है और फिर आपको उस पर वर्क भी करना पड़ेगा कि इससे ओवरकम करना है। तो मेनली जो मुझे डिस्ट्रैक्शन होता था वो मोबाइल फोन का रहता था और एक नींद मुझे बहुत आती थी। तो पहले मैं मोबाइल फोन का बता दूं। क्या होता है कि मोबाइल फोन अब ऑलरेडी सभी के लिए है बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है मेरे ख्याल से। तो मैं मोबाइल को या तो अपना स्विच ऑफ कर लेती, या तो फिर उसको स्विच ऑफ नहीं भी कर रहे अगर, तो उसको दूसरे रूम में रख देती। क्योंकि अगर आप लेजी है मेरे जैसे, मैं बहुत लेजी हूँ, तो आप एक बैरियर क्रिएट कर देंगे। आप ये सोचेंगे कि अब इतना दूर जाके कौन लेगा मोबाइल, इससे अच्छा रहने देते हैं। तो मेरा यही था। तो मैं एक आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट कर देती थी कि अपना मोबाइल को दूसरे रूम में रख दो, और वो भी स्विच ऑफ अगर आप कर सकते हो तो। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया मेनली जो है इंस्टाग्राम का बहुत क्रेज है। तो इंस्टाग्राम मुझे भी था, ऐसा नहीं कि मैं एकदम बिल्कुल नहीं यूज करती थी, पहले मुझे भी था। तो इंस्टाग्राम मैं काफी ज्यादा, क्योंकि मुझे लगने लगा अब उसमें बहुत टाइम जा रहा है, तो मैंने इंस्टाग्राम से अपनी आईडी ही डिलीट कर दी थी 12th क्लास में जी। और ये ऐसा नहीं कि बोर्ड के एकदम नजदीक, नहीं, बोर्ड के पहले मैंने अपना आईडी डिलीट कर दी जी। लेकिन फिर भी एक जो होना चाहिए कि दूसरों से कनेक्ट करने के लिए, तो वो व्हाट्सएप है मेरा। व्हाट्सएप हमेशा ही मैं मतलब काफी एक्टिव रहती हूँ उसमें। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम से सब कुछ बंद कर लेना है। तो वही है, सोशल मीडिया आपको बंद करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही बंद करना है, कुछ भी एक चीज दूसरे से कनेक्ट करने के लिए होना चाहिए। तो ये बस था। और हाँ, एक और चीज कि जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है ना, उसमें भी एक थोड़ा सा साइकोलॉजी रिलेटेड होती है कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपको मन कर रहा है कि हम मोबाइल फोन यूज कर लेते हैं, तो वो अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट से होता है बस, अगर आपने 5 मिनट के 2-3 मिनट को कंट्रोल कर लिया, आपके बाद के 1-2 घंटे बच जाएंगे। जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। अगर आपने उस 5 या 6 मिनट जो आपने मोबाइल फोन यूज कर लिया, तो आपको भी पता है आप स्क्रॉल करने लग जाएंगे इंस्टाग्राम, कुछ नहीं तो आप गैलरी से फोटो ही देखने लग जाएंगे। तो इसीलिए उस मेन जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 5 मिनट को कंट्रोल करना है। वो 5 मिनट को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो या तो आप एक राउंड ले लीजिए, लेकिन जहाँ पे भी आप पढ़ते हो उसके बाहर, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए जी। तो थोड़ा सा बाहर आप राउंड ले लीजिए, या फिर म्यूजिक सुन लीजिए। मेरा तो हर चीज का इलाज जो है वो सॉन्ग ही है। सॉन्ग पे मैं बहुत रिलाई करती हूँ। तो ये मोबाइल फोन का हो गया, ठीक है। तो मोबाइल फोन आप रख दीजिए, और अगर नॉर्मल भी डिस्ट्रैक्शन हो तो मेनली आपको 5 मिनट आपको कंट्रोल करने। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन जो है वो मेरा स्लीपिंग है। तो अब पढ़ाई करते टाइम भी वही है, नींद बहुत ज्यादा आती है। तो अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप पढ़ोगे उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई सेंस नहीं है। तो उस टाइम पे अगर ऐसा है कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आप सो जाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बस थोड़ा सा नींद आता है, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ाई को ऐसा होता है कि हमको पढ़ाई से थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि सो जाते हैं फिर पढ़। लेकिन वो जो नींद होती है वो वैसी नहीं होती कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, वो कंट्रोलेबल होती है। तो उस नींद का आप क्या करें, तो वही है कि थोड़ा सा आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हट जाइए और 1-2 सॉन्ग सुन लीजिए, वो भी एनर्जेटिक, ऐसा नहीं कि बहुत सैड सॉन्ग दर्द वाले सुन रहे हैं जी। एग्जैक्टली, अरिजीत को भूल जाइए। तो वही है, काफी एनर्जेटिक सॉन्ग सुनिए और फिर वापस से कम बैक। बिल्कुल आपने सही बोला। और एक पॉइंट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, वो ये था, आपने बोला जैसे आपको इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, आप उसको स्टार्टिंग से ही आपने उसका क्योर देख लिया, आपने उसको डिलीट कर दिया। सेम मैं भी ऐसा करता था। जब मैं 12th में आया था उसमें पबजी हम लोग बहुत खेलते थे। तो पबजी में क्या होता था, दिन के 3-4 घंटे ऐसे निकलते थे पता नहीं चलता था। तो स्टार्टिंग में तो मैंने भी 1-2 दिन ये सोचा कि यार मैं इसको ठीक कर लूंगा, लेकिन ओवरऑल क्या होता है, आप 2 दिन ठीक रहते हो, लेकिन तीसरे दिन से आपको दोस्त का कॉल आएगा, यार पबजी खेल लेते हैं, अरे 1 मैच तो खेल ही सकते हो दिन में। तो ऐसा कर करके वो चीजें बढ़ती जाती है और आपका पूरा साल निकल जाता है और आखिरी आपको समझ में आता है कि यार
मैंने साल बर्बाद कर दिया। तो मैं भी 12th में आया था, तो मेरा पहला स्टेप ये था, मैंने पबजी डिलीट कर दिया था। मतलब कोई मतलब नहीं है पबजी का, 1 साल अगर मैंने खेल भी लिया तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली। कोई भी वो उसका प्रॉफिट नहीं है। बाकी चीजें रहती थी, जैसे मैंने इंस्टाग्राम बंद किया था, लेकिन व्हाट्सएप के लिए मेरा उस समय चलता था थोड़ा बहुत। रीजन ये था भाई, व्हाट्सएप आज के डेट में एकदम से बंद नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको कभी नोट्स चाहिए 12th में, किसी से कुछ चाहिए, तो ओवरऑल मैं भी ये करता था। तो गाइज आप भी सेम ऐसा कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को देखो, क्या उसको आप तुरंत खत्म कर सकते हो तो बिना देरी के खत्म करो आज ही के आज। और उसके बाद अगर फिर ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जिनको आप खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हो, तो उन्हें कम करने का ट्राई करो। इसके बाद एंजला, मेरा आपसे फोर्थ क्वेश्चन है कि बच्चों को एग्जाम फियर होता है, कई बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी होती है, फैमिली प्रेशर होता है, दुनिया के यानी क्या क्या नाटक होने लगते हैं, तो ऐसी चीजों से कैसे डील किया जाए? अगर देखिए एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, तो पहली बात तो पढ़ाई के लिए इतना एंजाइटी और डिप्रेशन कोई भी उतना वर्थ नहीं होता है, इतना आपको टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड एग्जाम है तो नॉर्मल से एग्जाम है, ऐसा मत समझिए कि पता नहीं क्या हो गया। वो जब आप दे देंगे तब आपको पता चले कि इतना कुछ जरूरी नहीं था। मतलब जरूरी होता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि लाइफ का मेन पॉइंट है, लाइफ का मेन पॉइंट नहीं है बोर्ड एग्जाम, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब फिर भी टेंशन हो रहा है, काफी प्रेशराइज करते हैं, पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, फ्रेंड्स टीचर्स का भी प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में। तो उससे कैसे ओवरकम करें? पहले तो आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। और दूसरों पे भी थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं आप, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स से आप बात कर लीजिए। मैं भी कुछ हद तक मैंने फ्रेंड से बात किया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई है ही नहीं बात करने के, तो काफी ज्यादा वो खराब फीलिंग होती है। तो इस तरीके से अगर कुछ है आपके साथ कि आपके फ्रेंड नहीं है या फिर ट्रस्टवर्दी फ्रेंड नहीं है, तो आपको खुद पर रिलाई करना पड़ेगा। खुद पर भी रिलाई करे तो फिर भाई मैंने बोला कि हर चीज का सोल्यूशन मेरा तो सॉन्ग ही होता है कि आप अगर अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप सॉन्ग सुनिए, एनर्जेटिक सॉन्ग, कुछ अच्छा रिलीजियस सॉन्ग भी आप सुन सकते हो, वो उससे भी काफी पॉजिटिव वाइब जाती है। तो वही है कि आप या तो म्यूजिक सुनिए या तो टीचर से भी बात कर सकते हैं, फ्रेंड से या फिर पेरेंट्स से। बिल्कुल सही, अपने तक मत रखिए, घुस के आपको नहीं रहना है, किसी से भी बात हमेशा लोग गलती क्या करते हैं, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने कहा कि लोग नहीं है, जैसे कोई के दोस्त नहीं है सपोज, तो लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, अरे मेरे तो दोस्त ही नहीं है, मुझे तो इस चीज का कभी छुटकारा ही नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता यार, हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सोल्यूशन अवेलेबल होता है, बस हम देखना छोड़ देते हैं। जैसे अगर आपका दोस्त नहीं, भाई आप खुद ही अपनी इंजॉयमेंट देख सकते हो, आपको क्या चीज अच्छी लगती है, आप घूमने चले जाओ, आप म्यूजिक सुन लो, आप डांस कर लो, जो आपको सही लगता है। और हमेशा अपने तक चीजें कभी नहीं रखना चाहिए। अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, आप अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को बता सकते हैं, अपने तक रखने से कभी सोल्यूशन नहीं मिलता। लाइफ में 10 चीजों में से 5 चीजों का आपके अपने पास सोल्यूशन होगा, लेकिन 5 चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको ABCD भी नहीं पता होगा। तो ऐसे में आपको लोगों के पास जाना पड़ता है और अपने लोगों से हेल्प मांगना पड़ता है, और अपनों से हेल्प मांगने में कुछ बुरा भी नहीं है, तो बहुत एक अच्छी चीज भी आती है। इसके बाद मेरा आपसे सेट नंबर 3 में लास्ट 5th क्वेश्चन है इंदिला, कि बच्चों ने कम्युनिटी पोस्ट में ऐसी चीज लिखी जिसको लगता है शॉक्ड हो जाएगा यार। बच्चे लिखते हैं कि हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने के लिए उनको 12-12 घंटे लग जाते हैं। कुछ बच्चों ने तो ये भी लिखा कि उनको हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने में 2 दिन लग रहे हैं, जबकि हिस्ट्री मेरा भी रहा है, और आप भी जैसे अभी UPSC कर रही तो आपने भी 12th की हिस्ट्री जरूर देखी होगी। हम कितना भी हिस्ट्री को खींच लेते, इतना टाइम कभी लगता ही नहीं है। तो ऐसी क्या गलती बच्चे कर देते आपके हिसाब से, और आप कैसे अपना चैप्टर जल्दी निपटाते हैं? और यहाँ पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ यार कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कई बच्चा ऐसा होता है कि 5 मिनट पढ़ा, उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो 4 घंटे उसमें चले। मैं बोल रहा हूँ आप सिंपल पढ़ने बैठी हो, आपको 1 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो 1 घंटे में आप कैसे क्या पढ़ सकती हो? मतलब भाई टाइम ना लगे, टाइम कैसे हम बचा सकते हैं? टाइम ना लगे, ओके। देखिए अभी आप अगर सपोज आप फर्स्ट चैप्टर अभी आपने स्टार्ट किया है, लेकिन वही आपके पास लिमिटेड टाइम है, 1 या 2 आवर्स है बस आपके पास, तो क्या करेंगे? अभी चैप्टर में ना सारा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, सारा कुछ लर्न करने के लिए नहीं होता है। मतलब जो भी फैक्ट हमें लिमिटेड होते हैं, बहुत सारा बुक्स एक एक्सप्लेनेटरी वे में लिखा होता है। तो फर्स्ट पैरा ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पैरा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, बस आपको समझाने के लिए, तो जल्दी जल्दी आपको रीड कर लेना है, हर एक सेंटेंस पे फोकस नहीं करना है अगर आपको जल्दी पढ़ना है। बिल्कुल सही बात जी, तो फटाफट आप उसको पढ़ लीजिए। फिर आप अगर नेक्स्ट पैरा में अगर फर्स्ट सेंटेंस आपको लगा कि हाँ इसमें कुछ ऐसा फैक्ट दिया है जो हम मन में ऐसे ही नहीं रख सकते, हमको याद करना पड़ेगा उसे, तो 1-2 बार बस उसे कोई भी रफ पेपर में लिख लीजिए कि जिससे आपके माइंड में वो बैठ जाए। लेकिन सिर्फ आपको उसी चीज में फोकस करना है, फिर आप कैजुअली रीड कीजिए फटाफट। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस तरीके से टाइम, मतलब अगर कंक्लूड करे
तो ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बहुत ही फास्ट वे में आप पढ़ हम बोल सकते हैं स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, पूरी स्मार्ट वर्क करने की जरूरत। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चों को लगता है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क एक अलग अलग रास्ते होते हैं, जबकि आपको हार्ड वर्क में ही अपना स्मार्ट वर्क ऐड करना पड़ता है। इसका सिंपल सा बोला भाई आप घंटों पढ़ाई कर रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आप हार्ड वर्क तो कहीं ना कहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत बच्चे क्या गलत करते हैं कि हार्ड वर्क को एक गलत वे में कर लेते हैं। इन शॉर्ट सिंपल अब वो ऐसे पैरे पर पूरा अपने 1 घंटे का टाइम दे रहा है जो पैरा मतलब कोई काम का भी नहीं, वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊपर से फिर जैसे मैं कई बार बोलता हूँ बच्चों ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने लगते हैं जो मतलब आज तक कभी बोर्ड एग्जाम में आई भी नहीं है, और वो कुछ समझ ही आता है कि अरे कुछ काम का नहीं है, कि चैप्टर को और अच्छे से समझाने के लिए दे दिया गया है। इस पे आपको मेहनत करनी चाहिए, जब आप करो जब स्टार्टिंग के डेज में हो। अब आपके एग्जाम 1 महीने के बचे और आप सोच रहे हो कि इसको भी फ्री में पढ़ लेते हैं, तो कोई सेंस नहीं है इस चीज का। तो एक स्मार्ट वर्क बिल्कुल आप करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, उससे बहुत अच्छे से याद होता है। जैसा इंजिला ने बोला ओवरऑल ये होता है। इंजिला इसी के साथ हमारा सेट नंबर 3 खत्म होता है। अब सेट 4 हम चालू करते हैं यार, आपकी लाइफ से क्वेश्चन और बाकी बच्चों की लाइफ से क्वेश्चन, मतलब जिनकी लाइफ में इफेक्ट पड़ सकता है इन चीजों से, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे से ये आता है कि टॉपर बनने के बाद कैसा लगता है। बहुत सारे बच्चे ड्रीम देखते हैं, बहुत सारे क्या हर एक बच्चा अपनी लाइफ में कभी ना कभी ड्रीम देखता है कि मैं टॉपर बन जाऊं, कैसे भी करके मेरे 90% प्लस आ जाए। तो मुझे आपसे जानना, मुझे पूरा इसका बताइए कि क्या होता है टॉपर बनने के बाद, कैसा लगता है ओवरऑल। ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा कुछ काम नहीं है टॉपर बनना, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। लेकिन हाँ, उस टाइम पे जब आपने टॉप किया होता है तो काफी ज्यादा पेरेंट्स और टीचर्स काफी खुश होते हैं। आप उस टाइम पे आप पॉइंट ऑफ अटेंशन होते हैं, तो उस टाइम पे काफी अच्छा फील होता है। लेकिन वही है ना कि हमेशा के लिए ये आपने कुछ अचीव नहीं कर लिया है कि अभी एक बार टॉपर बन गए तो मैं 2-3 साल बाद बोल रही कि हाँ मैंने 12th में टॉप किया था। तो इट्स नॉट लाइक दैट। एक बार टॉप कर लिया इट्स ओके, लेकिन फिर आपको आगे भी बढ़ना है और आगे भी इतना ही अच्छे से अचीव करना है। तो वही है कि आप टॉपर बन रहे हैं तो अच्छी बात है, आपने जो मेहनत किया उसका आपको फ्रूट मिला है एक तरीके से, तो उस टाइम पे खुश हो और खुशी मिलती भी ऑटोमेटिकली। मैं तो इनफैक्ट इतना 96% जब मेरा था तो मुझे इतना ज्यादा खुशी होता जब मुझे ये पता चला कि पूरे केवी रीजन में, जबलपुर रीजन में टॉप हुआ। तो जब मुझे समझ में आया तो काफी अच्छा था, मुझे नींद भी नहीं आई थी इनफैक्ट। तो उस टाइम पे काफी अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे लाइफ के साथ आगे बढ़ना पड़ता है और सब नॉर्मल हो जाता है, कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगता है बाद में। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरा भी रिजल्ट आया था तो स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल लगता है, फिर जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स के आपको कॉल आने लगते हैं जैसे कि आपका रिजल्ट आ गया, ये बताइए अपने बारे में इंटरव्यू दीजिए, तो आपको थोड़ी देर की खुशी होती है। और खुशी इसलिए नहीं होती है कि रिजल्ट इतना अच्छा आ गया, मेनली खुशी इसलिए होती है अगर मैंने इतनी मेहनत करी तो फाइनली उसके हिसाब से प्रूफ मिल गया उसका। लेकिन फिर समय के साथ गई ना सब चीजें नॉर्मल हो जाती है, फिर ऐसा हो जाता है कि बस हो गया, अब लाइफ आपको समझ में आता है। जब आप एक पहाड़ चढ़ लेते हैं कि पहाड़ तो बड़ा छोटा सा था, इसके बाद अभी बहुत सारे पहाड़ ऐसे जो हमें चढ़ना है। तो ओवरऑल ऐसा आता है, इतना वो नहीं है। इसके बाद आपसे इसी से रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन आता है कि जैसे एक बच्चा 10th में आएगा, 12th में आएगा, तो उसके घर वाले हो गए या उसके टीचर कोई भी हो, सब ये बोलने लगते हैं इस साल बस मेहनत कर लो, एक बार अगर रिजल्ट तुम्हारा अच्छा आ गया तो भाई लाइफ संवर जाएगी। तो बच्चे क्या करते हैं, लाइफ संवरने के पीछे अगर उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है तो वही समझ लेते हैं कि उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। मतलब सब बच्चों का ये होता है जिनका भी रिजल्ट बिगड़ जाता है। मैं सीधा एग्जांपल लेता हूँ, कोई बच्चा ऐसा जो फेल ही हो गया, तो फेल होने के बाद कई बच्चे गलत कदम उठाने लगते हैं, कई बच्चे सीधे बोल देते हैं मेरी लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या 12th में अगर किसी का रिजल्ट बेकार हो जाए, मैं बोलता हूँ वो फेल भी हो गया अगर, तो क्या उसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है या डेड हो जाती है लाइफ? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ को और बोर्ड एग्जाम को एक मानने लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ आपकी बहुत बड़ी है और बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक पॉइंट होता है जी। लेकिन इसमें पूरा स्टूडेंट की गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी गलती है, क्योंकि उन लोग इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि बच्चा ये मानने लग जाता है कि मतलब लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन। अगर पास हो गए अच्छे नंबर से हुए तो बहुत अच्छी बात है, अगर फेल हो गए तो फिर वही है, वो लोग डेथ को चूज कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत स्टेप होता है। क्योंकि लाइफ जो है काफी बड़ी है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत छोटा सा है तो उसमें इतना ध्यान नहीं देने वाली बात होती है। बहुत सारी चीजें होती है जो सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं होती है। काफी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो काफी पीछे होते पढ़ाई में, लेकिन बाद में जाके बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि जो लोग टॉप कर जाते हैं वो लोग लाइफ से इतना अच्छे से डील नहीं कर पाते, मतलब तरह तरह के उन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है जो टॉपर है वो बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रहा हो
बहुत ही पूरा लाइफ उसका लाइफ सेट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो फेल हो गया ऐसा भी नहीं, बल्कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग कई बार फेल हो चुके रहते हैं उनको सिचुएशन को डील करने का मतलब हो जाता है, सही बोल रहे हैं, हिम्मत मिल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। और जो टॉपर्स, क्योंकि वो फेल नहीं होते तो उनको नहीं पता कि अब इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकले जी। और इसमें कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सिस्टम पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें ये तो बता देते हैं कि जब पास होना है तो अच्छे से एंजॉय करना है, पास कैसे होना है, लेकिन ये नहीं बताते कि फेल होने पर क्या करना है। और एक और बात ये है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान होता है, वो उसमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उससे कैसे हैंडल करना है। तो वही है, एक एजुकेशन सिस्टम में हमारे जैसे भी हमारे स्कूल होते हैं उसमें काफी प्लेग्राउंड वगैरह भी, इनफैक्ट जो हमारे स्कूल है वो स्पोर्ट्स को भी इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं। कई बच्चे टॉपर्स नहीं होते, अच्छा परफॉर्म नहीं करते अकेडमिकली, लेकिन उन लोग स्पोर्ट्स में काफी अच्छे होते हैं, फिर भी उनको इतना प्रेफरेंस नहीं दिया होता, प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो ये भी एक मेजर डिफेक्ट है। और दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि हमारे पास किताबी ज्ञान होता है, लेकिन प्रॉब्लम से डील करने के लिए नहीं, हमको पता ही नहीं होता कि हम किसको अप्रोच करें, हम फ्रेंड्स को बताएं या फिर फैमिली मेंबर्स को बताएं। तो ऐसा एक मतलब फॉरेन के स्कूल में मैंने देखा, मतलब पढ़ा है कि काउंसलिंग सेक्शन होता है जहाँ पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उनको बता सकते हो। तो ये भी एक इंक्लूड करने की जरूरत है स्कूल्स में। जी बिल्कुल सही आपने बोला, मतलब इससे मुझे भी बहुत चीज समझ में आ रही। हमेशा गाइस याद रखिए कि हम हमेशा तो ये बोल देते हैं यार ये टॉपर है, लेकिन हम कभी ये बात नहीं करते किस चीज में एक टॉपर है। हो सकता है कोई पढ़ाई में टॉपर हो, कोई स्पोर्ट्स में टॉपर हो, कोई अदर एक्टिविटी में टॉपर हो, तो ओवरऑल हमको सब देखना चाहिए। और जरूरी नहीं है अगर एक टॉपर ही है तो जिनकी रैंक नीचे आई उन लोग कोई काम के नहीं है, कोई कभी भी ऊपर आगे बढ़ सकता है, हमेशा इसको ऐसा मत समझिए। इसके बाद आपसे एंजेला मेरा थर्ड क्वेश्चन आता है कि आपने जब टॉप किया तो इसके बाद अपने लाइफ में आपने सबसे बड़ी चीज क्या सीखी है? पॉजिटिव चीज भी हो सकती है, नेगेटिव चीज भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आपने क्या चीज ऐसी सीखी टॉप करने के बाद? टॉप करने के बाद मैंने एक चीज ये सीखी है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने आप पे, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो कितना भी कुछ भी लोग बोले, कि रहता है ना कि स्कूल में बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं कर पाओगे या फिर इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, तो काफी क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं। तो जितने भी क्रिटिसाइजर्स हैं उनको क्रिटिसाइज करने दो, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। और अगर आपने कॉन्फिडेंस रखते हुए मेहनत किया है तो फिर आपको आपका फ्रूट जरूर मिलेगा। तो अगर आप ऐसा भी होता है कि जो मेन टेस्ट नहीं, जो नॉर्मल टेस्ट होता है उसमें कुछ लोग अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन लोग बोर्ड में बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो उस टाइम पर लोग खुद पे कहीं ना कहीं एक विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही आपने बोला। और एक और चीज पे आपने जो क्रिटिसाइज का बोला, मैं इसको कहना चाहूंगा, हमारे स्कूल का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको सबका सपोर्ट रहता है, और जो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं होते उनको इतने ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए भाई, सपोर्ट से हर चीज नहीं होती, आपको अपने अंदर से अपने ऊपर सपोर्ट होना चाहिए, अपना विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। आपको पता है अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता है। आपको लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि टॉपर लोगों को कोई कुछ बोलता नहीं है, टॉपर लोगों को भी बहुत सुनना पड़ता है अपनी लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं, मैं अभी रिसेंटली तो मुझे भी बहुत सुनना पड़ा है पिछले महीनों में, कई जगहों पर सुनना पड़ा है, ऐसा नहीं रहता है, सिर्फ नॉर्मल चलता है। इसके बाद आपसे मेरा फोर्थ क्वेश्चन है एंजेला, एक चीज मैंने बहुत नोटिस करी कि 12th में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, दोस्त बनाते हैं बहुत अच्छे 11th 12th अपने आप सब बड़े होते हैं, दोस्त बनने लगते हैं। बच्चे कई बार पढ़ाई से ज्यादा टाइम दोस्तों को देते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों को टाइम देने में, लेकिन आखिरी में क्या होता है, जैसे 10 दोस्तों को काम दे रहे तो एक या दो ही होते हैं जो बचते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है वो भी चलता है। तो ओवरऑल हमको समझ में आता है कि कोई हमारे दोस्त तो थे ही नहीं, मे बी हमको यूज किया, या फिर सिर्फ सेम क्लास में पढ़ रहे थे तो बात हो रही थी, अब अलग क्लास में हो गए, अलग कॉलेज में तो बात। आपसे क्वेश्चन है, बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि लाइफ में रियल लोगों को कैसे पहचाने, मतलब कैसे बोले कि हाँ भाई मेरे रियल फ्रेंड्स हैं, अगर मैं इनसे बात कर रहा हूँ रियल है, अगर कल मेरे साथ कुछ बुरा भी होगा तो मेरे साथ खड़े रहेंगे, सिर्फ अच्छे में नहीं बुरे में भी रहेंगे, हर जगह मेरे साथ रहेंगे। एक रियल फ्रेंड हो गया, कोई भी ऐसा जन जो हमसे कनेक्टेड है, हम कैसे पहचाने वो रियल है कि वो फेक है, और अगर वो फेक है तो उसका क्या करना चाहिए? ओके, तो देखिए रियल फ्रेंड कौन होता है, मैं ये आपको बता दूं कि रियल फ्रेंड वो बिल्कुल भी नहीं होता जो आपको हर बात में सपोर्ट करे और आपको जैसे आप है वैसे ही रहने दे, वो लोग रियल फ्रेंड नहीं होते। क्योंकि रियल फ्रेंड वो आपका होगा जो कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करने के बजाय आपको बताए कि ऐसा नहीं करना है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बॉयज में स्पेशली ऐसा होता है कि और गलत रास्ते में ज्यादा लोग लेके जाते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग देम कि सही जगह जाओ।
तो वही है एक कि हर बात में सपोर्ट नहीं करेगा आपका रियल फ्रेंड। दूसरी बात ये है कि आपका रियल फ्रेंड आपको वैसे ही जैसे आपको एक्सेप्ट किया था वैसे ही ना रहने दे, मतलब आप में कुछ इम्प्रूवमेंट भी लाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जी इम्प्रूवमेंट आता ही है, वही आपके रियल फ्रेंड्स होते हैं जो आपको देख लेंगे, वो पहचान लेंगे कि आपके में ये बात है और उसको फिर इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब रियल फ्रेंड वो भी नहीं होते जो आपसे जेलिस होते हैं। देखिए जेलिसी जो है ना वो एक नॉर्मल ट्रेट है, ह्यूमन ट्रेट है, तो जेलिसी टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे, ये सब आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे तो वो फिर वर्क नहीं करेगी, आपको पहचानना पड़ेगा सिचुएशंस के हिसाब से। तो अगर कोई आपका फ्रेंड है जो अगर आप किसी भी चीज में आपको सफलता मिल रही है, कुछ भी आपने कुछ कंपटीशन जीतते हैं या कुछ भी है जिसमें आप उनसे आगे निकल गए, तो वो अगर आपका रियल फ्रेंड वो नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं करेगा। मेरे साथ हो चुका है। जी जी जी। तो वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं करेगा और बल्कि डिमोटिवेट भी करेगा कि अगर आप हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो बोलेगा अरे रहने दो ये काम का नहीं है, तो कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करने देगा या नहीं। जी जी जी। तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। और जेलिसी वाला पॉइंट मैं ये बोल रही थी कि जेलिसी टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब वो पर्सन आपसे जेलिस होके आपके कोई भी काम को बिगाड़ने लग जाए या अननेसेसरी हर्डल क्रिएट करने लग जाए, तब वो फ्रेंड आपका रियल फ्रेंड है। ये सब आपको पहचानना पड़ेगा। बहुत सही। और एक और चीज, जो रियल फ्रेंड जरूरी भी नहीं है आपको मिलेगी, कि हो सकता है आपको स्कूल में भी ना मिले, कॉलेज में भी ना मिले, जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए। जी जी। तो आपको खुद को अपना रियल फ्रेंड बनाना पड़ेगा कि अगर जैसे फ्रेंड जिसको आप मान रहे थे वो चले गए, कोई भी रीजन, जरूरी नहीं है कि उनमें कोई खराबी है, हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से उनको जाना पड़ जाए। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इससे आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा कि हर सिचुएशन में आप एटलीस्ट कोई ना हो तो आप खुद तो हो अपने लिए, खुद को। इस तरीके से रियल फ्रेंड या तो खुद को बनाइए या तो जिसको बना रहे हो उस पे नजर रखिए, ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। और फेक लोगों को जैसे आपको अगर पता चल गया कि यार ये आदमी फेक है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? सीधे इग्नोर कर देना चाहिए कि उनके साथ भी दोस्ती बना के रखना चाहिए? अगर आपके साथ मतलब कुछ लोग तो है जो नहीं टॉलरेट कर सकते तो लोग इग्नोर करते, तो इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है। फ्रेंड बना के रखिए, लेकिन वही है कि ट्रस्ट मत करिए, आप अपनी इतनी बातें मत बताइए, जैसे पहले थे वैसे मत रहिए। अगर आपने पहचान लिया कि ही और शी इज फेक, तो थोड़ा सा डिस्टेंस धीरे धीरे करके बनाना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल सही, बहुत पॉइंट यहाँ पर, बहुत शानदार पॉइंट यहाँ है यार। आप लोग से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग एक बार फिर से रिपीट करके जरूर पॉइंट सुन लेना, मतलब सिंपल चीजें मालूम चलती हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है कि कई जगह सच होता है उनको फ्रेंड नहीं मिलता तो फ्रेंड ढूंढने लगते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आपको हर समय फ्रेंड आपके साथ होंगे। अगर फ्रेंड्स नहीं तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। फिर इतना अच्छा चीज लगी कि भाई जेलसी एक नॉर्मल हमारा ह्यूमन ट्रेट है, लेकिन एक एक्सटेंड तक सही रहती है। जैसे अगर आपका कुछ अच्छा हुआ तो सबको कोई ना कोई हल्का सा बुरा लगता है कि यार काश उनके साथ भी ऐसा हो गया होता, लेकिन काश उनके साथ भी ऐसा हो गया होता है यार इसी के साथ क्यों हुआ, इसमें अंतर होता है। मतलब अगर वो आपसे जल रहे हैं उस चीज को लेकर या उनको उस चीज की तरह थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि यार उनके साथ नहीं हुआ, इन दोनों से बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आपको ओवरऑल ये देखना पड़ेगा। और बिल्कुल दोस्ती का बिल्कुल इनने जितने भी पॉइंट बोले एकदम मुझे सही लगे। दोस्त कभी भी आपको हर चीज में सपोर्ट नहीं करते हैं। आज मैं भी अपनी बात करूंगा, मैं दोस्तों को कॉल करके कुछ बताता हूँ, यूट्यूब का बताया कुछ बताया, ऐसा नहीं कि दोस्त हमेशा हाँ 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 करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर उनको कोई चीज बेकार लगे तुरंत मुंह पर मना करते हैं, नहीं आप ये गलत कर रहे हो। तो क्या उन्होंने आपकी कोई वीडियो देखी, अगर उनको लगा कि नहीं यार ये जमी नहीं, वो आपको कॉल करके सीधा बोल देंगे। एक फ्रेंड अच्छा वही है जो आपको कोई अच्छी चीजें सिखाए। और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे जो लगा वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई रियल फ्रेंड है, उसको सबसे अच्छा समझने का तरीका जैसे आपने किया कि उसने आपको जिस वे में एक्सेप्ट किया वो आपको उसी वे में नहीं रखेगा, वो आपको इम्प्रूव करेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है, मतलब तो आपको नोट कर लेना चाहिए। आपको अगर एक रियल फ्रेंड है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू जरूर पुटिंग करेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज आती है। इसके बाद आपसे मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है कि आखिरी में आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं। 2 क्वेश्चन बस बचे हैं तो फिफ्थ आता है। कुछ व्यूअर्स जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहती है अपनी तरफ से? मैं यही मैसेज दूंगी कि स्ट्रेस मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। लेकिन साथ ही में पढ़ाई के आपको हॉबीज में थोड़ा बहुत ध्यान देना है, आपको ईटिंग हैबिट्स अपने सही रखनी है, और नींद बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप रात में स्पेशली जिनका अगर ऐसा होता है कि रात में सोते हैं तो नींद आपकी एटलीस्ट 6 आवर्स की तो होनी ही चाहिए, हमेशा ही मैं बोलती हूँ। और यस, आपको स्लीपिंग आवर्स भी अपने सही रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं
एक पोयम की कुछ लाइन से फिनिश करना चाहूंगी, जो कि R.D. तेलंग के द्वारा लिखी है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का शौक नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। वाह, बहुत शानदार पोएट्री, मजा आ गया सुन के। मुझे पोएट्री का वैसे ही बहुत ज्यादा शौक है और ये वाली मजा आ गया। गाइस आप लोग को भी आया होगा। एंजेला, आपसे आखिरी में बस एक 6th क्वेश्चन पूछ के इसके ऊपर खत्म करेंगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है यार जिसका आंसर किसी को कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। वो क्वेश्चन है कि भाई ह्यूमैनिटीज का यूट्यूब पर सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है? आपका इस पर क्या मानना है? ओके, बेस्ट चैनल तो ट्विन ब्रोज ही है, और बाकी तो मुझे कुछ, इनफैक्ट मैं भी इनके वीडियोस से पढ़ती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ, बस ऐसे ही सजेस्ट कर दे रही हूँ। जैसे मुझे भी NCERTs वगैरह पढ़ना पड़ेगा, और मैंने 11th की कुछ जो पढ़ी है इनके वीडियोस से ही मैंने पढ़ी। तो दिस इज द बेस्ट चैनल अकॉर्डिंग टू मी। आप अपने लिए खुद ही रिसर्च कीजिए, बाकी मैं सजेस्ट यही करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हम लोग को अपना प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है। तो गाइज इसी के साथ इसको खत्म करते हैं यार इंटरव्यू को। बहुत ही शानदार आंसर एंजेला ने दिए। एंजेला, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए यार। आपकी मदद से बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, बच्चों को बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। तो गाइज अगर इंटरव्यू पसंद आया तो इंटरव्यू को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।